अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 का वन शॉट रिव्यू करने लगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है वेव्स एंड वाइब्रेशन, यानी इसमें हम वेव को स्टडी करेंगे और वाइब्रेशंस को स्टडी करेंगे। तो वेव्स बच्चों क्या होती हैं, ये हमारे पास डिस्टरबेंस इन मीडियम होता है। क्या होता है? किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस है वो प्रोड्यूस करता है वेव्स। तो बच्चों वेव्स के मुतालिक मज़ीद है कि जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट ये मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, यानी मैटर वहीं रहता है बट एनर्जी आगे शिफ्ट हो जाती है। तो टू एंड फ्रो मोशन को बच्चों हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं या ऑसिलेशंस कहते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से पहला टॉपिक निकल चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों इसके दो केसेस हैं। पहला केस है कि अगर दो वेव्स हैं और ओवरलैप कर रही हैं सेम फेज से सेम एंगल से, तो देन बच्चों हमारे पास उनका जो डिस्प्लेसमेंट एडिंग की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये होगी y=y1 + y2। तो ये पहली इक्वेशन पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है। जब ऐड अप होंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से y=y1 + y2 होगा। अगर यहाँ पर कंडीशन लगा दें कि दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स हैं, जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं मैक्सिमम वाले, वो अगर बराबर हो जाएं, तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बनेगी y=y1 भी y2 भी y1, तो ये हो जाएगा 2y1। नेक्स्ट अगर हम y1 की जगह पर y2 रखें तो y1 की जगह y2 रखें, y2 की जगह भी y2 रखें, तो फिर हमारे पास इक्वेशन आएगी 2y2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका केस नंबर 2 है कि टू वेव्स क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को ऑपोजिट फेज से अगर वो मिलती हैं तो फिर हमारे पास इनके डिस्प्लेसमेंट कैंसल आउट हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं? कैंसल हो जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो इक्वेशन बनेगी y=y1 + -y2। तो माइनस शुरू में आ जाती है तो y1 - y2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी कंडीशन लगा दें कि y1 बराबर है y2 के, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी वेव यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बनती है? अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब अगर हमारे पास n वेव्स आपस में मिल रही हैं तो उनकी जनरलाइज फॉर्म कुछ इस तरह से होगी। आगे बच्चों आ जाते हैं इसके केसेस। तो फर्स्ट केस है बच्चों हमारे पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तब होती है जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो, प्लस उनकी जो मिलने की डायरेक्शन है बच्चों वो भी क्या हो? सेम हो। तो ये कंडीशन भी कह सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट भी है। बीट्स क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस आता है। प्लस इनकी डायरेक्शन क्या होती है? वेव्स के मिलने की सेम होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव क्या होती हैं? जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स मिलती हैं बट डायरेक्शन उनकी बच्चों क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं। ऐसी वेव्स के मिलने के फिनोमेना को क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसमें हम बच्चों क्या करते हैं? नॉइस को रिमूव कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? नॉइस को रिमूव। जो आपके स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर हम जो नॉइसेस आ रही होती हैं, तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास सिस्टम लगा होता है कि वो उसके अंदर एंटी नॉइस क्रिएट करता है, जो नॉइस के साथ मिल के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर देता है? कैंसल आउट कर देता है, जिससे नॉइस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हमने पहले देख लिया था, दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी के सेम डायरेक्शन में मिलेगी तो वो इंटरफेरेंस करेंगी। आगे बच्चों इसकी दो टाइप्स हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, बिल्डअप हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म हो जाना, और यहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, व्हेन टू वेव्स हैव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ
waves meeting at a point where the crust fall on the crust, trough fall on the trough। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें जो वेव मिलती हैं क्रस्ट फॉल ऑन ट्रफ एंड ट्रफ फॉल ऑन अ क्रस्ट। तो आपको नज़र आ रहा है पहली का क्रस्ट है तो दूसरी का भी क्रस्ट है, पहली का ट्रफ है तो दूसरी का भी ट्रफ है। इधर पहली का क्रस्ट है और दूसरी का क्या है ट्रफ, इधर पहली का ट्रफ है और दूसरी का क्या है क्रस्ट। तो ऑपोजिट मिलेंगी, यहाँ पर वो सेम फेज से मिलेंगी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एडिड हो जाते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाते हैं। जो इनका पार्ट डिफरेंस होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, मतलब 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरह से कितना चला जाता है जनरलाइज n लैम्डा। इधर जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होता है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 या n+1/2 लैम्डा, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ओड हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि 3 लैम्डा बाई 2 होगी, 1 लैम्डा बाई 2 होगी और 5 लैम्डा बाई 2 होगी, 7 लैम्डा बाई 2 होगी। लेकिन जो इंटेग्रल है वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पास ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों स्टेशनरी वेव। जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में मिलती हैं तो वो स्टेशनरी वेव पैदा करती हैं। स्टेशनरी वेव में कुछ एमसीक्यूज़ के पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नोड होता है ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को, एंटी नोड कहते हैं जहाँ पर वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको अगर मैं यहाँ पर एक वेव शो करवाऊँ तो ये वाला पॉइंट नोड है जहाँ पर वो वेव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, यहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है जहाँ पर वो एंटी नोड शो कर रहा है। अब बच्चों डिस्टेंस के बारे में देख लें तो नोड से नोड का फासला लैम्डा बाई 2 से, एंटी नोड से एंटी नोड का फासला लैम्डा बाई 2 से। जब डिफरेंट आ जाएं, सेम आ जाएं तो लैम्डा बाई 2 है, जब डिफरेंट नाम बोले तो लैम्डा बाई 4। नोड से एंटी नोड का फासला लैम्डा बाई 4, एंटी नोड से नोड का फासला लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारे पास स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला होता है T×L/m ऊपर स्क्वायर रूट, ये T टेंशन की फोर्स है। ये हमने चैप्टर 1 में इसके फार्मूले को डायमेंशन के ज़रिए प्रूव किया था। यहाँ पर हम इसको F ही यूज़ कर रहे होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो L ऊपर मल्टीप्लाई है, अगर ये बटे के नीचे जाएगा तो मेन रेशियो के नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये m/L को उसने यहाँ पर m लिखा हुआ है और इसको पढ़ते हैं मास पर यूनिट लेंथ। वो यहाँ पर ज़ाहिर भी हो रहा है कि ये m दरअसल m नहीं है, ये m/L है हमारे पास। अब बच्चों आ जाते हैं इसके फर्स्ट, सेकंड और nth मोड की तरफ। फर्स्ट मोड में जो लैम्डा का फार्मूला होता है इसमें एक लूप बनता है, इसमें 2 लूप बनते हैं और इस तरह से 3, इस तरह से 4, चलते चलते n लूप्स बनेंगे। पहले वाले मोड को देखें, इसको फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, फंडामेंटल मोड भी कहते हैं क्योंकि ये आने वाले अगले मोड्स के अंदर बार बार रिपीट होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें एक लूप बना, इसमें 2 लूप बने, पूरे जैसा ये एक लूप बना वैसे यहाँ पर बने, इस तरह से n लूप्स बनेंगे इसके अंदर। आगे बच्चों लैम्डा 2 का फार्मूला होता है 2L/2, यानी ऊपर 2L ही रहना है तो जनरलाइज भी क्या होगा 2L/n, यानी 1 है तो 2L के नीचे 1, लैम्डा 2 है तो 2L के नीचे 2, लैम्डा n है तो 2L के नीचे n, लैम्डा 3 होगा तो 2L के नीचे 3, लैम्डा 4 होगा तो 2L के नीचे 4, लैम्डा 5 होगा तो 2L के नीचे 5। इसी तरह से बच्चों फ्रीक्वेंसीज़ के भी फार्मूले हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी होती है f1 = v/2L। तो यहाँ पर क्या होगा f2 = v/2v/2L। इधर fn = n/v/2L, यानी अगर v/2L देखें तो इसके साथ 1 है तो इधर भी तो 1 है, v/2L के साथ 2 है तो f के साथ भी 2 है, तो v/2L के साथ अगर n है तो बाहर भी fn होगा। यहाँ पर बच्चों अगर मैं f2 = लिखूँ तो f2 अगर मैं लिखता हूँ तो 2 वैसे ही हो जाता है, सॉरी यहाँ पर 2 आना था, और ये वाली जो चीज़ है ये v/2L तो f1 होता है तो यहाँ पर आ गया f1। इसी तरह से ये भी f1 के बराबर है तो fn = n, ये क्या हो जाएगा f1। अब 1 2 3 ये क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। एयर कॉलम हमारे पास जो एग्जांपल है वो ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप या सिंपल ऑर्गन पाइप है। तो ऑर्गन पाइप 2 तरह के होते हैं, क्लोज वन एंड या ओपन वन एंड, या हमारे पास ओपन बोथ एंड। ये 2 तरह के ऑर्गन पाइप्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अगर हम देखें तो नोड बनता है क्लोज एंड पर और एंटी नोड बनता है ओपन एंड पर। ये 2 बातें आपने याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है MCQs के हवाले से।
अब बच्चों इसमें भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि फ़र्स्ट मोड में λ1 होता है V/4L/1 और जो ओपन एंड है वहाँ पर होता है 2L/1। यानी जो ओपन एंड है वो सारा का सारा स्टेशनरी वेविंग स्ट्रिंग जैसे फार्मूले हैं, बट आपने बस क्लोज एंड के लिए याद रखना है कि इसमें 4L आता है। यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग और ओपन एंड वाले के फार्मूले सेम हैं, बट क्लोज एंड के लिए इसके फार्मूले डिफरेंट है। वहाँ पर 2L आ रहा होता है और यहाँ पर क्या आ रहा है 4L। F1 निकालेंगे तो V/4L हो जाएगा। सेकंड मोड में निकालेंगे तो λ3 4L/3 F3 इज इक्वल टू 3 V/ क्या हो जाएगा 4L। nth मोड होगा तो λn इज इक्वल टू 4L/n Fn इज इक्वल टू n V/4L। यहाँ पर जो n की वैल्यूज़ बच्चों आ रही हैं वो 1 3 5 आ रही हैं, मतलब ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं। तो क्लोज जो ओपन एंड बोथ के लिए फार्मूला है λ1 इज इक्वल टू 2L/1 F1 इसका होगा V/2L। सेकेंड मोड के लिए λ2 इज इक्वल टू 2L/2 F2 होगा 2V/2L। λn होगा तो 2L/n हो जाएगा, Fn हो जाएगा तो n V/2L हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज एंड और ओपन एंड। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि हमारे पास 1 3 5 चल रहा होता है, ऑड हार्मोनिक्स चल रहे होते हैं। इधर बच्चों सारे हार्मोनिक्स हैं, इवन भी हैं ऑड भी हैं। अब बच्चों हमारे पास जो पहला मोड होता है इसको हम कुछ नहीं कहते, जो सेकंड मोड होता है वो हमारा फर्स्ट ओवरटून है। यानी कि पहले के ऊपर अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट ओवरटून। यहाँ पर फर्स्ट ओवरटून F3 होगा, सेकंड ओवरटून F5 होगा, थर्ड ओवरटून आपका F7 होगा। बट यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ओवरटून है वो 2 है और सेकंड ओवरटून 3 है, थर्ड ओवरटून हमारा 4 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं जो ओवरटून हैं वो हमारे पास n-1 के साथ काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन की सिंपल सी आपने 10th क्लास में 9th में भी पढ़ी होगी, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर और एजेस। रिपल टैंक क्या होता है, ये वेव की प्रॉपर्टीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए डिवाइस बनाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों बीट्स। बीट्स क्या होता है, जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में मिलती हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस की आवाज़ पैदा होती है, या मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। जो बीट्स का फार्मूला है वो दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस होता है, इसको प्लस माइनस n से भी लिखा जाता है F2 माइनस F1। यानी प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो आपके सामने मैंने दो फ्रीक्वेंसीज़ ली हैं, इनको डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ गया 2। यानी 1 सेकेंड में इसमें कितनी बीट्स पैदा हो रही हैं, 2 हो रही हैं। अब बच्चों इंपॉर्टेंट MCQs के लिए पॉइंट है यहाँ पर कि ह्यूमन एयर कहाँ तक की रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ का जो डिफरेंस है वो सुन सकता है, बीट सुन सकता है। विद इन 10 हर्ट्ज़ के डिफरेंस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अब बच्चों कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर ऑडिएबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ह्यूमन एयर की वो 20 से 20,000 है। अगर 20 से छोटी होगी तो वो इंफ्रासोनिक कहलाएगा, अगर 20 से ज़्यादा होगी तो अल्ट्रासोनिक कहलाएगा। बीट्स का जो टाइम्स के साथ रिलेशन है वो है इन्वर्स। बीट्स का जो टाइम के साथ होता है बच्चों वो ताल्लुक क्या है, इन्वर्स है। इसको कैसे समझना है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैक्सिमम लाउडनेस की आवाज़ पैदा हुई है पहली, और यहाँ पर दूसरी लाउडनेस की आवाज़ पैदा होती है, तो इस दौरान टाइम है कम। अगर फिर दोबारा देखें, यहाँ पर पहली लाउडनेस पैदा होती है और बड़ी देर बाद लाउडनेस दोबारा पैदा होती है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसका मतलब बीट्स कम आ रही हैं, यानी टाइम ज़्यादा होगा तो बीट्स क्या हो रही होंगी, कम हो रही होंगी। आगे बच्चों इंटेंसिटी क्या होती है ऑफ वेव। इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, या पावर पर यूनिट एरिया भी हम इसको कहते हैं। तो एरिया नीचे जाके बच्चों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया ये वाला रिलेशन। अब E/T पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टी या E/T। तो अगर हम इस फार्मूले से इसको पावर कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये E/T की रेशो हम क्या कहेंगे, पावर। तो ये फार्मूला एक नया यहाँ पर आ जाएगा। इसका यूनिट होंगे वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पावर होता है वाट, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट बन जाएगा। अब बच्चों इंटेंसिटी का वेव के एम्पलीट्यूड के साथ जो डायरेक्टली रिलेशन है वो स्क्वायर के साथ है। तो ये भी MCQs के लिए आपने इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो कांस्टेंट आएगा, आगे ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। जो कांस्टेंट के है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव या मीडियम। ये भी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है डुपलर इफेक्ट। डुपलर इफेक्ट बच्चों क्या होता है, जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इसको मेजर किया था किसने, डुपलर नामी साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहले हम इसको लाइट के लिए अप्लाई किया गया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर हमने इसको साउंड के ऊपर भी अप्लाई किया। तो हमारे बुक पे जो एग्जांपल है वो बच्चों साउंड वेव के साथ है। तो नेक्स्ट आ जाता है इसका केस नंबर 1, व्हेन सोर्स मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। बच्चों आपने याद रखना है कि जब एक ऑब्जर्वर और एक हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड जब आपस में आते हैं तो समझ लें इनके दरमियान एक स्प्रिंग लगा हुआ है। जब ये इसके करीब जाएगा तो दो टर्न्स के दरमियान जो फासला है लैम्डा जिसको हम कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, जब ये करीब जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो v इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू क्या होता है, v ओवर लैम्डा। जब लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपने याद रखना है, एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ़। अब यहाँ पर बच्चों आप ये डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने आपको दी हुई हैं, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है, सोर्स की स्पीड है, ये आप पुट करके रिलेशन को प्रूफ कर सकते हैं कि एफ़ ए हमेशा एफ़ से क्या होगा, ज़्यादा। अब ये एफ़ क्या है, जब दोनों चीज़ें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पर होंगे तब जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी फील करता है इसको हम रेफरेंस फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं। इसी तरह से सोर्स मूव अवे, जब अवे करेगा तो ये स्प्रिंग, जब सोर्स अवे जाएगा तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड होता जाएगा, यानी इस तरह से। तो उसकी लैम्डा में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो एफ़ इज़ इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर लैम्डा। जब लैम्डा बढ़ेगा तो एफ़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है ये आपने याद रखना है। यही वैल्यूज़ अगर यहाँ पर पुट करें तो हमारा एफ़ बी रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे बच्चों हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, पहली एप्लीकेशन है रडार। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसके बाद आ जाता है सोनार। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें साउंड वेव यूज़ होती हैं और इसमें रेडियो वेव यूज़ होती हैं। आगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में बच्चों क्या होता है, स्पीड ऑफ गैलेक्सी हम मेजर करते हैं, या डिस्टेंस भी हम उसका क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें दो तरह के बच्चों एस्ट्रोनॉमी में ये इफ़ेक्ट यूज़ होता है, डुपलर इफेक्ट। एक रेड शिफ्ट होता है और एक ब्लू शिफ्ट। अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ गई है तो इसका मतलब है वो दूर जा रहा है और इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर वो वेवलेंथ कम हो रही है, जो भी लाइट हमें रिसीव हो रही है, इसका मतलब कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। आगे आ जाता है रडार स्पीड ट्रैप सिस्टम। इसमें ये एप्लीकेशन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जो आपके ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, जो आपके ट्रैफिक पुलिस होती है, वो रोड पर अगर कोई गाड़ी काफ़ी तेज़ गुजर जाए, उनको तो नहीं पता उसकी स्पीड ज़्यादा है कि कम है, तो वो क्या करते हैं, ये स्पीड ट्रैप सिस्टम से एक ब्रस्ट जनरेट करते हैं जो ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस उस डिवाइस में आती है। वो आपको बता देती है जी कैलकुलेट करके कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी है। अगर तो ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसको फिर चलान हो जाएगा, अगर ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा तो वो ठीक है, सेफ़ है। इकोकार्डियोग्राफी डुपलर इफेक्ट के ज़रिए ही की जाती है, ठीक है। दिल की जो ईसीजी वगैरह जिसको हम कहते हैं ईसीजी, ये डुपलर इफेक्ट के सहारे से की जाती है। और डुपलर अल्ट्रासाउंड ये भी इसी के डुपलर इफेक्ट के सहारे से किया जाता है। तो बच्चों बाकी डिटेल में आप इसको जब तैयार करेंगे पेपर के लिए तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। ये बेसिक पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए, तो आपने लाजमी इस चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।